अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुखातिब है। इस वक्त हम आपको क्लास 8 के मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट जो है वो आज से डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जब भी कहीं पे एक जैसे जानदार या मुख्तलिफ जानदार अपने माहौल के मुताबिकत से रहते हैं तो उस जगह को जो है हैबिटेट कहा जाता है। उस जानदार की हैबिटेट या मुताबिकत के मुतालिक माहौल को जो है वो हैबिटेट कहा जाता है। जब एक जैसे जानदार बहुत सारे एक जैसे जानदार एक ही हैबिटेट में रहेंगे, एक ही जगह पे रह रहे हैं और उनकी एक ही जैसे हैबिट्स हैं, तो उस जगह को जिस जानदार जो सारे मिल के रह रहे होंगे उन्हें पॉपुलेशन कहा जाएगा उन जानदारों की। तीसरे हिस्से में बता रहे हैं कि जब मुख्तलिफ जानदार पौधे नबातात मिल के एक जगह पे रह रहे हो तो उस अपने अपने हैबिट्स के मुताबिक तो उस जगह को कम्युनिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जंगलात की बात करें तो जंगलात में जो है वो ज़्यादातर नबातात मौजूद होते हैं, पौधे मौजूद होते हैं, तो वो अपने हैबिट्स के मुताबिक रह रहे होते हैं, तो ये उनका हैबिटेट होता है। जब पौधे और जानदार मिल के पौधे और जानवर मिल के रह रहे हो तो वो जगह जो है वो उनकी कम्युनिटी कहलाने लगती है। जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में ज़्यादातर इंसान जो है वो एक ही पॉपुलेशन के एक ही जैसे रह रहे होते हैं अपने अपने हैबिट्स के मुताबिक, तो उस जगह को उस जगह इंसानों की पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन जो है वो मुस्तकिल चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें सीज़न या फिर ज़िंदगी को गुजारने के लिए मुख्तलिफ बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल के लिए लोग जो है वो अपनी पॉपुलेशन को तब्दील करते रहते हैं, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो तब्दील होता रहता है। लोग शहरों की जानिब मूव कर जाते हैं बेहतर सहूलियात के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल उन्होंने पाकिस्तान के शहर कराची की मिसाल के तौर पे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस से जो गांव देहात के लोग हैं वो बेहतर सहूलियात के हुसूल के लिए कराची शहर में जो है मूव कर जाते हैं। इन बेहतर सहूलियात के लिए उसकी वजूहात होती है कुछ रेन का ना होना, यानी बारिश का ना होना, जिसकी वजह से फसलें नहीं हो पाती हैं। अब फसलों के ना होने की वजह से जो किसान होता है वो मजबूरन अपने माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कराची या बड़े शहरों की जानिब मूव कर जाता है। इसी तरह कुछ लोग बेहतर तालीम और अच्छी सेहत हासिल करने के लिए, मतलब हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए बड़े शहरों की जानिब मूव कर जाते हैं। ये जो इफ़ेक्ट होता है पॉपुलेशन का, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट पे असरात रखता है। हमारा माहौल जो है वो तब्दील होता चला जाता है। लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शहरों की जानिब अगर मूव होते चले जाएंगे तो फिर गांव देहात में जो हमारा माहौल है मुताबिकत के मुताबिक जो हैबिट्स हमने हासिल की हुई हैं वो तब्दील होती चली जाएंगी। गांव में रहने वाला जो इंसान होता है या गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ मुताबिकत रखते हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट से अपने माहौल से मुताबिकत मुख्तलिफ होती है। और शहरों में रहने वाले लोग जो है वो ज़्यादा फासली अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। ये तेज़ी से माइग्रेशन जो है वो मुख्तलिफ अवामिल को जन्म देती है। इन अवामिल में सबसे पहले जो है वो कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले माइग्रेशन फ्राम विलेज टू सिटीज़ के जो इन्होंने एक हेडिंग दी है, जिसका मतलब ये है कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल के लिए जो है वो गाँव से देहातों से शहरों की जानिब मूव करते हैं। इन बुनियादी ज़रूरियात में पानी, ग़िज़ा, सेहत और तालीम है। ये सहूलियात क्योंकि गांव देहात में इतनी भरपूर या वाफर मिकदार में नहीं हासिल हो पाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो तेज़ी से शहरों की जानिब मूव करते हैं। इसके नतीजे में जो इफ़ेक्ट होता है वो ओवर पॉपुलेशन की शक्ल में आता है, यानी आबादी का तनासुब बढ़ता चला जाता है। शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है और गांव देहात की आबादी मुस्तकिल सुकड़ती या कम होती चली जाएगी। इस नतीजे में शहरों में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शहरों में जो है वो सेवरेज का, पानी का, ग़िज़ा का या फिर हॉस्पिटल्स में जो है वो ज़्यादा मरीज़ों का जो है दबाव बढ़ता चला जाएगा। अगर हम पुरानी दुनिया की बात करें तो पहले भी शहरों की आबादी या देहातों की आबादी नहीं होती थी, बल्कि हम सब इंसान जो है वो जुत्ते की शक्ल में मुख्तलिफ़ कबाइल की शक्ल में जो है वो रहते थे। इंसानों की आबादी बहुत कम थी, बुनियादी ज़रूरियात जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ टाइप की थी, आज के दौर के मुतालिक नहीं थी। मतलब खाने के लिए जो है वो ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्ते या फिर जो शिकारी गोश्त होता था उसको इस्तेमाल किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो है वो अपनी हैबिट्स में तब्दीली जो है वो शुरू की। गोश्त जो है उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते फ़सलों की जानिब आए। लोगों ने फ़सलें उगाना सीखी।
आज से 10,000 से 20,000 साल पहले इंसानों ने अपनी फूड के हुसूल के लिए, खाने के हुसूल के लिए, ग़िज़ा के हुसूल के लिए क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। इस सूरत हाल में लोगों की जो है बुनियादी ज़रूरियात वाफिर मकदार में हासिल हुई, मतलब ग़िज़ा की सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हुई। लोगों की पॉपुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। शहरों और देहातों का कॉन्सेप्ट जो है वो जन्म लेने लगा। ये शहरों और देहातों का कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ़ टाइप की पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ाने लगा। शहरों में पॉपुलेशन जो है वो अलग टाइप की मौजूद होती थी और गांव देहात में जो है लोग अलग हैबिट्स में रहते थे। जब गाँव से शहरों की जानिब मूव किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है पॉपुलेशन पे ओवर पॉपुलेशन की शक्ल में नज़र आता है, और ये इफ़ेक्ट जो होता है वो कुछ ख़ास ज़राए की तरह कुछ ख़ास पॉइंट्स में होता है। इन पॉइंट्स में सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर किसी भी जगह पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह का हुसूल दरकार होगा, हुसूल यानी चाहिए होगी ताकि वो वहाँ रह सकें। इस जो जगह की कमी का जो नतीजा होगा वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके, मतलब या तो आबादियों को रखने के लिए जो है हमें फील्ड्स, मतलब जो खेत है वो ख़त्म करने होंगे, या मुख्तलिफ़ जानदारों की जो हैबिट्स है उन्हें ख़त्म करना होगा। जब हम लैंड को क्लियर करेंगे, हाउसिंग स्कीम्स या हाउसिंग एरियाज़ बनाएंगे, तो इस सूरत हाल में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म होंगे जो उस जगह पे मौजूद दूसरी स्पेशीज़ होंगी उनको मूव करना होगा। जानवर उस जगह से भाग जाएंगे। हमें वहाँ के नबातात, मतलब दरख्तों और पौधों को काटना पड़ेगा। हमें अपने लिए तो रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन दूसरी जगहों की जो हैबिट्स है, जो इन्वायरमेंट था, उसे हम ख़त्म कर देंगे। पॉपुलेशन का बढ़ने से रिसोर्सेज, वसाइल पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा। रिसोर्सेज कम होंगे और दबाव बढ़ता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल करने का। मतलब पानी, बिजली, मादनी तेल यानी ईंधन, इन तमाम के एक ख़ास तनासुब मौजूद होता है। जब किसी एक जगह पे ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके नतीजे में इन चीज़ों की कमी जो है वो सामने आने लगेगी। फिर ये कह रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो हमारी हैबिट्स को भी चेंज करती है, मतलब हमारा जो आदत होती है उन्हें भी तब्दील करती रहती है। शहरों और देहातों में रहने वाले हर शख्स की रहने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जब वो अपनी जगह को तब्दील करता है, माइग्रेट करता है, हिजरत करता है, तो वो अपनी हैबिट्स को तब्दील करता चला जाता है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी जानदार को उसकी कम्युनिटी से, उसके हैबिट्स से बाहर निकालते हैं तो वो ज़्यादा अर्से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पौधों को हम नुमाइशी तौर पे लगाने लगे, जंगलात के बजाय अब लोगों ने सिर्फ घरों तक महदूद कर दिया है। जानवरों को जंगलात से हमने शिकार कर करके ख़त्म करते चले गए, और अब जंगलात के बजाय हम चिड़ियाघरों में उनको जो है वो नुमाइशी तौर पे रख रहे हैं। ये मुकम्मल उनके हैबिट से मुताबिकत नहीं रखती जगहें, मतलब लॉन्स या चिड़ियाघर जो है वो इन जानदारों की हैबिट्स से, आदात से मुताबिकत नहीं रखती। इसका असर उनकी आबादी पे पड़ता है। साथ साथ फिर ये कह रहे हैं कि जब पॉपुलेशन किसी भी जगह की बढ़ेगी तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा। लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात जो है वो भरपूर या वाफ़ी मकदार में हासिल नहीं होंगी। आबादी के दबाव की वजह से हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स की कमी का सामना होगा। इस सूरत हाल में हम जब भी किसी जगह की आबादी बढ़ते देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम होगी। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट हिस्से में ये कह रहे हैं कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस निकालने का तरीक़ाकार को ग्रोथ रेट कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया है जो आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट निकालने का तरीक़ाकार ये होता है कि बर्थ रेट में से माइनस कर दिया जाए डेथ रेट, और डेथ रेट को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू हासिल होगी उसे 1000 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो हमारे पास ग्रोथ रेट हासिल हो जाएगी। बर्थ रेट और डेथ रेट होता क्या है? किसी भी जगह इंसानों के पैदा होने की जो तनासुब होगा उसे बर्थ रेट कहा जाएगा, और वहाँ मौजूद सहूलियात की बिना पे अमवात की शरह या अमवात के कम या ज़्यादा होने के तनासुब को जो है वो डेथ रेट कहा जाता है। इसका इम्पैक्ट जो होता है वो ग्रोथ रेट की शक्ल में, मतलब कितनी सहूलियात हासिल हैं उनकी शक्ल में हमारे पास सामने आता है, और इसके लिए ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने एक एक्टिविटी में बताया है कि पाकिस्तान में 1998 में बर्थ रेट जो था
35 के करीब था पर 1000 में, मतलब 1000 में 35 के करीब जो है वो नौमौलूद या नए जो जन्म लेने वाले बच्चे थे वो हासिल होते थे। और डेथ रेट होता था पर 1000 में 9, मतलब 1000 में से 9 अफराद जो है वो हर साल मरते थे। ग्रोथ रेट इन्होंने निकालने का बोला है, या आप आसानी से जो है वो इस फार्मूले के तहत खुद भी निकाल सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट की तब्दीली से क्लाइमेटिक कंडीशन तब्दील हो जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नबातात को ख़त्म करते चले जाते हैं। नबातात या जंगलात को ख़त्म करने से इसका असर जो है वो माहौल पे पड़ता है, माहौल में तब्दीली आती है। जो रेंज होती है, जो बारिश का दौरानिया होता है वो तब्दील होता चला जाता है। इसकी सूरत हाल में या तो बहुत ज़्यादा बारिश होने से, कटाव ना होने की वजह से, जंगलात ना होने की वजह से ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती है, या कम बारिशें होने की वजह से लोगों को जो है पानी की कमी का सामना होने लगता है, फसलों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए। फिर अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आबादी का तनासुब कम होने की वजूहात में सबसे अहम जो है डिजीज़ या फैमिन या वॉर भी होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन का तकरीबन 25% लोग जो है वो 14वीं सदी में तमाम के तमाम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों, वबाई अमराज की वजह से जो है वो जाबहाक हुए थे। 25% अफराद जो है वो 14वीं सदी में मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, जिनमें चिकन पॉक्स, कॉलरा, मलेरिया या फिर टाइफाइड वगैरह था, इनकी वजह से जो है वो मर गए थे या पॉपुलेशन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। अब इन तमाम अमराज के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अद्वियात हैं या इनका इलाज जो है वो मुमकिन होता चला गया। इसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम होता चला गया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि किसी भी जगह वबाई अमराज या किसी भी वबा के फैल जाने से अचानक वहाँ की बड़ी आबादी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी अमवात वाक़ होती है, जिसकी वजह से आबादी पर उसके असरात होते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा है कि ये सेंट्रल यूरोप और एशिया का तनासुब था जो कि 14वीं सदी का था। फिर ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के जंगों की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो चिल्ड्रन, मतलब बच्चों पे पड़ता है। बच्चों को बेहतर सेहत की सहूलियात हासिल नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी से जो मर्ज़ होता है वो फैलता है। साथ साथ जो ज़ख्मी बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉपर जो है वो इलाज मालजा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से या तो वो अमवात का शिकार हो जाते हैं और या फिर माजूरी का शिकार हो जाते हैं। इन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो पॉपुलेशन पे पड़ता है। फिर अगले उसमें पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब भी हम आबादी का बढ़ना देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, हम मादनी ज़राए को ज़्यादा से ज़्यादा या जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये मादनी ज़राए या वसाइल जो है पेट्रोल, मुख्तलिफ़ फ्यूल्स या मुख्तलिफ़ गैस, जो हमारी सुई गैस होती है उसकी शक्ल में, पानी की शक्ल में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब किसी भी जगह की आबादी बढ़ती है तो ये मादनी ज़राए जो होते हैं वो तेज़ी से तब्दील होने लगते हैं। हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, पर्सनल मोटरसाइकिल या फिर कार्स वगैरह में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ी से जो है वो ख़त्म होने लगते हैं। और इनका ख़त्म होना जो है वो इंसानों के लिए बाद में मुश्किल का बाइस बनेगा। इन मादनी ज़राए में आयरन, मुख्तलिफ़ टाइप के जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है ये मादनी तेल से बनती है, इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। हम जो है मुख्तलिफ़ टाइप के जो है व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी बिना पे हमें जो है ऑयल की ज़रूरत होती है, जिसके बिना पे जो है वो इन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते चले जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है बाद में आने वाली नस्लों पर पड़ता है। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं कि इसमें रिसोर्सेज भी एक रेन्यूएबल टाइप की होती है, नॉन रिन्यूएबल और रेन्यूएबल। रेन्यूएबल वो रिसोर्सेज होती है जिन्हें हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक मरतबा इस्तेमाल किया और रॉ मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फसलें, हम उनके बीजों को जो है दोबारा से उगा सकते हैं, तो ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब हम उन्हें एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पेट्रोल, तमाम किस्म का ईंधन, आयरन या फिर मुख्तलिफ़ मादनी ज़राए से हासिल होने वाले रिसोर्सेज जितने भी होंगे
उन्हें अगर हम एक मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो दोबारा से हासिल नहीं हो पाते हैं। वो ज़मीन के अंदर से हमें हासिल होने वाले मादनी ज़राए जो है एक ही मरतबा इस्तेमाल के होते हैं। ये हम अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए हम मसाइल बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो वजूहात में होती हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सनतें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इन सनतों को चलाने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होती है। ये ईंधन जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ज़मीन के अंदर से हासिल होता है। आने वाले दिनों में इस ईंधन की कमी जो है वो नई जनरेशन को या हमसे आगे वाली जनरेशन को देखना जो है वो पड़ेगी। फिर सेकंड आ जाता अर्बनाइजेशन। लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देहातों को, गाँवों को छोड़ के शहरों की जानिब मूव कर रहे हैं। शहरों की जानिब मूव करने को अर्बनाइजेशन या अर्बन कम्युनिटी, अर्बन पॉपुलेशन कहा जाता है। ये जो आबादी है तेज़ी से कुछ मखसूस शहरों में बढ़ रही है, जिनमें मेगा सिटीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा या पेशावर जैसे शहरों में जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते हैं, क्योंकि इन शहरों में फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इन शहरों में रहने के लिए बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उन्हें आसानी से हासिल हो जाती हैं। लेकिन इस सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी बिना पे तेज़ी से जो है वो एनर्जी क्राइसिस जो है वो हमारे सामने शो होता चला जा रहा है। अब जब हम शहरों की जानिब बढ़ते हैं, लोगों की आबादी शहरों की जानिब ज़्यादा होती है, तो उसके कुछ असरात भी होते हैं। इन असरात का जो है वो इन्वायरमेंट पे बहुत शदीद किस्म का असर पड़ता है, माहौल पे बहुत शदीद किस्म का असर पड़ता है। इन्होंने पहला असर बताया है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड इंक्रीजिंग डे बाय डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आसान ज़राए नकलो हमल के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल्स, कारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बिना पे जो है वो ना सिर्फ हमारा माहौल जो है वो पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, मतलब हमारे माहौल जो है वो मुस्तकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि साथ साथ जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ईंधन के ज़राए हैं वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए घर, फ्लैट्स या मुस्तकिल ठिकाने चाहिए होते हैं। ये क्योंकि मौजूद नहीं होते हैं तो लोग ज़्यादातर कच्ची आबादियों, स्लम्स में रहते हैं। ये स्लम्स जो होते हैं वो बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ मौजूद होते हैं, मतलब इनमें बेसिक जो नीड्स होती है, पानी, गैस, बिजली, ये मौजूद नहीं होता है, जिसके बिना पे लोग जो है वो कच्ची आबादियों में बड़ी ही बुरे हालात में रह रहे होते हैं। वबाई अमराज फूटते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने से वबाई अमराज के फूटने का ज़्यादा से ज़्यादा ख़दशा होता है। फिर ये कह रहे हैं कि शहरों की जानिब अर्बनाइजेशन करने की वजह से सबसे अहम इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर पे पड़ता है। लोग अपने यूज़फुल एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं उन्हें जो है मुस्तकिल शहरी आबादियों में तब्दील करने के लिए, आबादियों की स्कीम बनाने के लिए, जो हाउसिंग स्कीम है उन्हें तब्दील करने के लिए अच्छे खासे खेतों और जो खलियान होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर बॉडीज़ एंड लैंड। जो घरेलू सेवरेज का पानी या गंदगी होती है उसके बिना पे या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो फजला होता है उसके बिना पे तेज़ी से जो है वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या पे नॉर्मल पॉल्यूशन या पे लैंड पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से एपिडेमिक्स, डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, वबाई अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एक जगह अगर वबाई अमराज बढ़ेगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे माहौल पे बढ़ते बढ़ते पूरे शहर, पूरे मुल्क या पूरी दुनिया पे भी पड़ सकता है। इसकी वाज़ेह मिसाल आप कोरोना वायरस की शक्ल में ही देख सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह यह है कि एक शहर को में ही अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाता तो ये शायद पूरी दुनिया तक जो है वो वबाई अमराज की शक्ल में फॉल नहीं करता। अच्छा, अब इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो माहौल की तब्दीली में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो फार्मिंग पे पड़ता है। मतलब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो खेत हैं उन्हें ख़त्म करते चले जा रहे हैं। उन्हें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को हासिल करने के बजाय वो आसान ज़राए मतलब शहरों की जानिब मूव करते जा रहे हैं। मशीन्स का इस्तेमाल करने के बजाय पुराने तौर तरीके को इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना पे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हासिल नहीं हो पाती है, जिसके बिना पे उनको माशी मसाइल का सामना होता है।
इस वजह से वो दूसरी जगहों पे मूव कर जाते हैं या दूसरे जो माशी तरीक़ाकार होते हैं, जो पैसा कमाने के तरीक़ाकार होते हैं, उन्हें इख्तियार कर लेते हैं। फिर ये बता रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी बिना पे माहौल पे बहुत शदीद किस्म के असरात पड़ रहे हैं। ये माहौल के असरात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। इसके कुछ असरात हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ अच्छे असरात फॉरेस्ट के, मतलब जंगलात के, हमें इस बुक में बताया गया है। सबसे पहले जो है वो हेल्दी चेंज होता है, क्लाइमेट जो है वो बेहतरीन होता है, मतलब हमारा जो खुशगवार क्लाइमेट है वो फॉरेस्ट की वजह से है। फॉरेस्ट जो है वो हमें रेन का सिस्टम देते हैं, मतलब जो हमारे बारिशों का सिस्टम होता है वो जंगलात की वजह से ही होता है। फॉरेस्ट जो है वो हमें बहुत सारे सोर्सेस देते हैं, मतलब यूज़फुल हमारी मटेरियल्स जस्ट लाइक लकड़ी, शहद, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के गम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मेडिसिन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। जो जंगलात होते हैं ये सॉइल इरोजन, मतलब ज़मीन के कटाव से रोकते हैं। मतलब अगर पानी का बहाव हो तो वहाँ मौजूद जो जंगल में दरख्त होंगे वो ज़मीन को कटने से बचाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे दरख्त मौजूद नहीं होंगे तो ज़मीन कट कट के तोदों की शक्ल में गिरने लगेगी। ये हमारे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जंगली हयातियात, मतलब जानवरों को एक बेहतरीन किस्म का हैबिटेट, मतलब उनके माहौल से मुताबिकत रखता हुआ माहौल फ़राहम करते हैं। माहौल से मुताबिकत मतलब उनके रहने के लिए जो बेहतरीन ज़राए होते हैं, वसाइल होते हैं, वो फ़राहम कर रहे होते हैं ये जंगलात। अगर डिफ़ॉरेस्टेशन को लिया जाए तो डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलात की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स बनाने के लिए, लकड़ी के हुसूल के लिए, या फिर कुछ और वजूहात के बिना पे जो है जंगलात को काटा जाता है। इस अमल को डिफ़ॉरेस्टेशन कहा जाता है। इस डिफ़ॉरेस्टेशन के बहुत सख्त असरात होते हैं। इनके सबसे बड़ा पहला असर जो होता है डिफ़ॉरेस्टेशन का, वो वाइल्ड लाइफ और प्लांट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जो जंगली हयातियात और जंगली नबातात होते हैं वो तेज़ी से हम ख़त्म कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज हो जाता है, हमारा मौसम और हमारी आबो हवा जो है तब्दील हो जाती है। गर्मी बढ़ने लगती है, जिसकी बिना पे ग्लेशियर जो है वो तेज़ी से पिघलते हैं, जिसके बिना पे दरियाओं और समंदरों में पानी की जो रफ्तार है वो तेज़ होती है। सैलाब और तूफ़ान की शक्ल में जो है हमें इसके असरात सामने आते हैं। सॉइल एरोजन बहुत बढ़ जाता है, ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब जंगल मौजूद नहीं होगा, जब बड़े दरख्त मौजूद नहीं होते तो पानी के गुज़रने की गुज़रगाह जो होती है वो तेज़ी से ज़मीन को काटती हुई चली जाती है। जो लैंड स्लाइडिंग होती है वो इसी वजह से होती है। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटने की वजह से हम जल्द अज जल्द नए ट्रीज़ जो है वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि एक ट्री को लगने में तकरीबन 10 से 12 साल का जो है टाइम पीरियड चाहिए होता है। हम तेज़ी से जो है वो दरख्तों को काटते चले जाते हैं और नए दरख्त जो हैं वो हमें 10 से 12 साल बाद हासिल होते हैं। तो इस दौरान जो है वो हम एक सोर्स जो हमारा ईंधन का है उससे ख़त्म करते चले जाते हैं। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ इसका असर होता है बल्कि ये बता रहे हैं कि फेडरल जो हमारा ब्यूरो है उसने बताया है कि इस टाइम पाकिस्तान में 5% जो हमारी ज़मीन है उसके 5% जो है वो एरिया जो है वो जंगलात से घिरा हुआ है, जबकि ये एरिया तकरीबन जो है वो 25% होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 5% पे जो है वो हमारे जंगलात मौजूद हैं, जो बेइंतहा कम है। अच्छा, जब जंगलात कम होंगे तो उसके बहुत सारे असरात भी होंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ़ गैसों का अमाजगा है। आबो हवा जो हमारी बनी हुई है मुख्तलिफ़ गैसेस से बनी है। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी मौजूद है। जब पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ता जाएगा, जिसके बिना पे जो है इंसान को मुस्तकिल टाइप पे जो है वो बीमारियों या फिर गर्मी का शिद्दत जो है उसके बढ़ने का जो है वो अवामिल सामने आने लगेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का एक और मसला भी होता है कि पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जज़्ब कर लेते हैं। ये हमारी ज़मीन पे सूरज की रोशनी, मुख्तलिफ़ अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती है इनको ख़त्म कर देते हैं पौधे। लेकिन जब हम जंगलात को काट देंगे तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है वो हमारे जिस्म पे या इंसानी जो आबादी है उस पर डायरेक्ट हिट करेगी। तो हम इससे बच सकते हैं कि अगर हम जंगलात को कम से कम जो है वो काटें या फिर पौधों को तल्फ ना करें तो। अच्छा, इसी अमल को जो है ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है।
जब जंगलात कटते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो तपिश है वो बढ़ती है, जो माहौल में गर्मी का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लड्स या फिर तूफ़ान की शक्ल में जो है, साइक्लोन्स की शक्ल में जो है वो हमारे सामने आता है, जो हमारी आबादी के लिए एक बहुत नुकसानदेह जो है अवामिल में से होता है। अब इसके बाद जो है इन्होंने कुछ बताया है कि अगर जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसके नतीजे में CFCs मतलब फ्लोरोकार्बन्स जो है वो बढ़ जाए, तो इसकी शक्ल में जो है बढ़ने की सूरत में ये गैसेस बढ़ने की सूरत में हमारी जो सेहत के मसाइल हैं उनमें बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो आलमी तपिश है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि अगर जंगलात कटते हैं तो इसका असर ओजोन लेयर पे भी पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं ओजोन लेयर है क्या। हमारी पूरी दुनिया के गिर्द एक गिलाफ टाइप का अल्लाह ताला ने लपेटा हुआ है, फितरी तौर पे ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ये एक गैसेस का एक गिलाफ है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की जो है वो शक्ल में O3 की शक्ल में मौजूद होता है। ये ओजोन लेयर जो है वो हमारे ज़मीन पे पड़ने वाली जो सूरज की शुआएं होती हैं उनके असरात को बहुत हद तक कम कर देता है। जब ज़मीन पे सूरज डायरेक्ट हिट नहीं कर पाता तो बहुत सारे अमराज, बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक परेशानियां होती हैं उन्हें उन मसाइल को ख़त्म कर देता है ये ओज़ोन लेयर। ये ओज़ोन लेयर जो है वो इंसानों के लिए बेहद कारआमद होता है कि इंसानी जल्द पे होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म के जो सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश के जो बीमारियां हैं या जो इन्फेक्शंस हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। ये लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को सूरज की ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं पड़ने देता, बल्कि इसे छान के हमारे ऊपर जो है वो सूरज की शुआओं को भेजता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं अगर ये डायरेक्ट पड़े तो स्किन कैंसर, स्किन इन्फेक्शन या एनिमल और प्लांट्स के ख़त्म होने की बहुत बड़ा जो है वजह बन जाएगी। ये ओज़ोन लेयर जो है हमारे लिए एक तरह से अल्लाह ताला ने एक नेमत की तरह रखा हुआ है। लेकिन जब हम पौधों को, जंगलात को ख़त्म करेंगे तो ये ओज़ोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने की वजह से, क्योंकि पौधे ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ये ओज़ोन लेयर जो है मुख्तलिफ़ जगह से ये गिलाफ ख़त्म होने लगेगा या फटने लगेगा, जिसके बिना पे जो है वो हमारी जो दुनिया होगी उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होंगे वो सामने आने लगेंगे। इसी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हैबिटेट में मौजूद जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ हैं उनका मौजूद होना लाजमी है, आया वो जानवर हो, आया वो पौधे हों, जिनके बिना पे हमारी ओज़ोन लेयर भी महफूज रहेगी, आबादी का तनासुब भी महफूज रहेगा, साथ साथ हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम रहेगी। मज़ीद इस चैप्टर में अगर आपको कुछ और डिस्कस करना है तो इसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्कूल में भी डायरेक्टली 1-2 करके बच्चे आ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।